आज 29 सितंबर का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, वो फिर से जो एडिटर साहब हैं उन्होंने एक पॉइंट उठाया है। भारत और कनाडा के जो बिगड़ते रिश्ते हैं उनको लेकर उन्होंने आवाज उठाई है, उसके बारे में बात करने के लिए। और इसका जो आप टाइटल देख पा रहे हैं, इसका टाइटल है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है एक, मतलब जैसे बेरोक-टोक गिरना। जैसे आप कहीं से गिरते हैं और बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाए, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। और ये जो टाइटल लिया है उन्होंने, वो भारत और कनाडा के रिश्तों की बात की है कि जो गिरते ही जा रहे हैं, क्योंकि कुछ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, कुछ वहाँ से। अब इसके सबटाइटल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे एडिटर साहब के अकॉर्डिंग, ये क्योंकि हमारी अपनी राय नहीं होती है, तो जो एडिटर साहब बोल रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इंडिया मस्ट कोऑपरेट। इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। किस पर कोऑपरेट करना चाहिए? जो निज्जर केस है, इफ कनाडा प्रोवाइड्स एविडेंस। अगर कनाडा एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखते हो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, तो आपको वर्ब में एस लगाना होता है। तो अगर कनाडा प्रोवाइड करता है एविडेंस, यानी कि सबूत प्रोवाइड करता है, तो इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक। यहाँ पे हम एक वर्ड देख पा रहे हैं, एविडेंस। हम नॉर्मली देखते हैं एविडेंस का जो मतलब होता है वो होता है सबूत। ये वर्ड एक कलेक्टिव नाउन होती है, यानी कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारा मिलके बन जाता है आपका एविडेंस। तो हमें इसके प्लूरल करने से बचना चाहिए। और एक कॉमन सी एरर है जो आपके एसएससी और बैंक्स के एग्जाम में बार बार आकर करती है कि हम उसको, चलिए अब हम मेन टाइटल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इंडिया एंड कनाडा टुक देयर डिप्लोमेटिक, इंडिया एंड कनाडा टुक देयर डिप्लोमेटिक रो। रो का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर एक झगड़ा। यहीं पे मैं आपको एक वो बता दूं, इडियम होती है किक ए रॉ। और ये कई बार एसएससी के एग्जाम में आ चुकी है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको किसी न किसी पेपर में मिल जाएगा ये टुकी के रो। इसका मतलब होता है किसी छोटी सी बात के ऊपर बात इधर उधर की करने लगना, बिना मतलब झगड़ा क्रिएट कर देना, किसी पैटी से इशू पे। तो यहाँ पे रो का मतलब हम झगड़े से देखेंगे। और डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? कूटनीतिक। जब जैसे आप देखो, इंडिया और जो कनाडा है वो आमने-सामने तो कोई वॉर तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग-अलग मंचों पे उसे आवाज़ उठाना, एक-दूसरे के बारे में ये दिखाना कि वो जो है मतलब कल्प्रिट की तरह से उसे साबित करना, ये एक रो होता है, ये डिप्लोमेटिक होता है, ये कूटनीतिक चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर, वो सॉरी डायरेक्टर बोल रहा हूँ, हमारे जो एडिटर साहब हैं वो बोलते हैं इंडिया और कनाडा ने अपने डिप्लोमेटिक रो को, इस कूटनीतिक लड़ाई को कहाँ लेकर गए हैं? और किसके ऊपर झगड़ा है? ओवर द किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट। जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है कैनेडियन, जो कनाडा का नागरिक है, हरदीप सिंह निज्जर। अभी देखा होगा पिछले दिनों हमारे न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा डिबेट और डिस्कशंस इसको लेके रहे हैं। और वो कहाँ के लेके गए हैं? इनटू द रिंग। एक रिंग के ऊपर लेके गए हैं एट द यूएन जनरल असेंबली दिस वीक, इस हफ्ते। अब ये रिंग क्या होता है? रिंग नॉर्मली एक ऊँचा सा फ्लैट सा स्थान होता है और पर्टिकुलर आइस हॉकी जैसी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। तो हम एक जगह मान सकते हैं इसे। तो वो किस जगह पर लेके गए हैं उस झगड़े को? यूएन जनरल असेंबली में लेके गए हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक जो आम सभा होती है उसमें लेके गए हैं दोनों इस झगड़े को दिस वीक। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, तो एस जयशंकर। एक्चुअली पहले हम इसे क्या बोलते थे? हम इसको विदेश मंत्रालय बोलते थे, फॉरेन मिनिस्टर बोलते थे, लेकिन इसका नाम अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका मतलब होता है हिंदी में विदेशी मामलों के जो मंत्री होते हैं। एस जयशंकर ने क्या किया? वार्न किया। अब स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर होता है। तो जयशंकर और जो है वार्न, उन्होंने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी उन्होंने? दैट द रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, कि जो टेररिज्म के खिलाफ उनका रिस्पॉन्स है। टेररिज्म क्या होता है? उग्रवाद, आतंकवाद जो होता है। और एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है जो उग्रवाद है, और वायलेंस का मतलब हिस्सा, यानी कि आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा। जैसे आप इसमें बीच में एक वर्ड देख रहे हैं, एक्सट्रीम। अब जैसे आपने एक वर्ड देखा एक्सट्रीम, एक्सट्रीमिस्ट हमने कहा है, और मैं उसका वर्ड आपको बता रहा हूँ उग्रवाद। तो ये तो मेरा याद करा हुआ वर्ड भी हो सकता है, एक्सट्रीम का मतलब उग्रवाद। तो कई बार क्या होता है, हम लैंग्वेजेस में उसके पैरेलल वर्ड को देखते हैं कि उसके लिए हमारी लैंग्वेज में क्या है।
अगर मैं कहूँ एक्सट्रीम का मतलब उग्र कहीं से नहीं होता है, लिटरल मीनिंग नहीं होता है। अगर हम एक्सट्रीम की बात करें, एक्सट्रीम का मतलब होता है किसी चीज़ की हद, किसी चीज़ की चरम सीमा। जैसे हम बोलते हैं द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, यानी कि हद से ज़्यादा गर्म है। अब वो एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? जो अपने थॉट को, अपने नोशंस को या अपनी विचारधारा को जैसे बिल्कुल जैसा किताबों में लिखा गया है उसे अक्षरतः फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। कट्टरपंथी भी कह सकते हैं, चरमपंथी भी कह सकते हैं, और वो इन चीज़ों को इस हद तक फॉलो करते हैं कि वो लड़ने-मारने पे तैयार हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं उग्रवाद। तो यहाँ पे वो कहते हैं, अगर हिंदी में मतलब देखूँ, कि जो टेररिज्म है, जो आपका उग्रवाद है और जो हिंसा है, उसके मध्य पे जो उसके मामले में जो रिस्पॉन्स है, शुड नॉट बी डिटरमिन्ड, उसे डिटरमिन नहीं किया जाना चाहिए बाय पॉलिटिकल कन्वीनियंस। अब देखो, अगर मैं आपको एक इतने बड़े सेंटेंस को मैं आसान करके दिखाऊं, तो इसका मतलब आपका सीधा सा यहाँ है। मैं एक छोटी चीज ले लेता हूं, ए बी सी। अगर मैं स्ट्रक्चर बोलता हूं आपको, ए बी सी शुड नॉट बी डिटरमिन्ड बाय एक्स वाई जेड। तो देखो, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। एबीसी शुड नॉट बी, एबीसी को नहीं होना चाहिए डिटरमिन्ड, यानी कि निर्धारित किया हुआ, यानी कि एबीसी का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए किसके थ्रू, एक्स वाई जेड के थ्रू। अब इनको देखते हैं, वो एबीसी क्या है आपके सेंटेंस में। देखो, उन्होंने क्या कहा है, एबीसी रिप्लेस कर रहा है कि जो हमारी प्रतिक्रिया है आतंकवाद, उग्रवाद और वायोलेंस के खिलाफ, इक्वल टू एबीसी, यानी कि ये वाली चीज शुड नॉट बी डिटरमिन्ड, इसे निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए बाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के द्वारा। वो एक्स वाई जेड क्या है? पॉलिटिकल कन्वीनियंस, यानी कि राजनीतिक जो सुविधा है अपने अकॉर्डिंग। यानी कि अगर कोई आतंकवाद मेरे लिए कन्वीनियंट है, मेरे फायदे का है, तो मैं उसे आतंकवाद नहीं मानूंगा, और अगर वो मेरे पे हमला करने वाला है तो मैं उसे आतंकवादी कहूंगा। तो यहाँ पे सीधी सी चीज है। देखो, ये बड़े बड़े सेंटेंस भी छोटे ही होते हैं अगर आप पहचान पाए। तो पूरी यूनिट है कि अब यहाँ से पढ़ते हैं। हिंदी देखो कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से संभालते हैं, बाद से पहले की तरफ चलते हैं। हिंसा, उग्रवाद और आतंकवाद के प्रति जो हमारी प्रक्रिया है, उसका निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए राजनीतिक सुविधा के अनुसार। तो बड़े सेंटेंस को कैसे हम डिकोड करते हैं, उसके भी कुछ तरीके आपके लिए जानने जरूरी हैं। तो पूरे सेंटेंस की कहीं की जो कोशिश करते हैं हम समझने की, स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि मीनिंग आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निकलता है। आगे चलते हैं। देखो, इसमें मुद्दे तो आप कहीं से भी जान सकते हैं, पर पर्टिकुलर मेरा जो मकसद होता है आपको ये सेंटेंस को डिस्क्राइब करने का, दिखाने का। आप इंग्लिश में फ्लुएंट या एक डीप स्ट्रक्चरल नॉलेज तब तक नहीं हो पाएगी आपको जब तक आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा फ्लुएंट और समझ के साथ नहीं है, एक माइंडफुल रीडिंग नहीं है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर दिखाने की, कि जो हम वो इसका हिंदी में मीनिंग आपको निकालते हैं, उसके पीछे बेसिस क्या है, कहाँ से निकालते हैं। अब देखो, आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज बोलते ही याद आ गई मेरे। आप देखते हो अक्सर, देखो दो चीज होती है, एक तो होता है बेस किसी चीज का, और एक होता है बेसिस। इन दोनों वर्ड का फर्क क्या होता है? देखो, बेस को हम बोलते हैं किसी चीज का तला, या बेस को बोलते हैं किसी चीज का आधार। और ये जो बेसिस होता है, बेसिस का मतलब होता है वो फैक्ट्स, वो स्टडीज जिनके आधार पर हम इस बात को बोल रहे होते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ, जैसे आप कोई त्रिभुज बोलते हो कि इस त्रिभुज का बेस है, ये आधार है, लेकिन अक्सर आपने लोगों को बात करते सुना होगा, भाई आप ये बात किस आधार पर कह रहे हो, यानी कि किस बेस पे कह रहे हो। वो बेस गलत होता है, किस बेसिस पे कह रहे हो। जब आप उन फैक्ट, कौन सी स्टडीज है, कौन से वो फैक्ट है जिनके बेस पे आप ये निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो वो वर्ड बेस ना होके क्या हो जाता है, वो बेसिस हो जाता है। उसे हम बोलते हैं बेसिस। किस बेसिस पे आप ये बात कर रहे हो। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, अब वो कहते हैं कि उसे राजनीतिक सुविधा की तरह से यूज नहीं किया जाना चाहिए। वो कहते हैं इन इन व्हाट, जिस चीज में, क्या बोलते हैं वो, इन व्हाट, जिस चीज में सीम्ड, महसूस होता है, टू बी ए रेफरेंस। यानी कि ये जो उन्होंने कहा है ना, कि आतंकवाद को एक राजनीतिक सुविधा के नजरिए से नहीं देना चाहिए, देखना चाहिए। तो इस चीज में क्या महसूस हो रहा है, इस चीज में हमें पता चलता है वो, ये एक उनके जयशंकर के बयान में एक रेफरेंस संकेत मालूम होता है। तो इंडियाज कंसर्न, यानी कि इंडिया की जो चिंता है किसके ऊपर, ओवर द खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, जो खालिस्तानी उग्रवाद है इन कनाडा में। यानी कि साफ हिंट तो दिया नहीं है जयशंकर ने, लेकिन ये साफ पता चलता है कि वो जो खालिस्तानी उग्रवाद है कनाडा में, उसकी तरफ उनका साफ साफ संकेत है। ही एडिड दैट, उसने ये ऐड किया कि कंट्रीज मस्ट नॉट चेरी पिक, कि कंट्रीज को क्या नहीं करना चाहिए, चेरी पिक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज आ जाती है आपकी, चेरी पिक।
चेरी पिक का मतलब होता है जब आप किसी चीज में से बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया, जैसे आप किसी अमरूद वाले के ठेले में से बहुत बेहतरीन बेहतरीन अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अमरूद उठा लेते हो और फिर उसके पास सब कुछ माल बेकार बन जाता है। तो जयशंकर कहते हैं चेरी पिक नहीं करना चाहिए। चेरी पिक करने का मतलब क्या है कि आप अपनी पसंद की चीजें तो अपने पक्ष में और जो खराब चीजें हैं वो इंडिया के पाले में डाल रहे हो आप आतंकवाद को वहां खुद पाल रहे हैं, उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया हुआ है। और अगर वहां पे उसी गैंग वॉर में कोई आदमी मारा जाता है कि इंडियन जो जासूसी संस्थाएं हैं उनका हाथ है। तो उसी चीज में वो कह रहे हैं कि इसमें चेरी पिक नहीं करना चाहिए। व्हेन टू रिस्पेक्ट, व्हेन टू रिस्पेक्ट, जब रिस्पेक्ट करने का मतलब आता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि सीमा की अखंडता, यानी कि एक देश को दूसरे देश की सीमा को वायोलेट नहीं करना चाहिए। एंड नॉन इंटरफेरेंस, और कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इन द इंटरनल अफेयर, आंतरिक मामलों में। और ये क्या है? ये क्लियर रेफरेंस है कनाडा के जो एलिगेशंस हैं, कनाडा के जो आरोप हैं दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स, कि इंडिया के जो सरकारी एजेंट्स थे वर रिस्पांसिबल फॉर द निज्जर किलिंग इन सरे इन जून, कि जून में सरे में जो निज्जर की किलिंग हुई थी उसमें जो गवर्नमेंट के एजेंट के हाथ होने का जो कनाडा का एलिगेशंस था, ये साफ उसकी तरफ संकेत है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कैनेडियन यूएन एम्बेसडर और कनाडा के जो यूनाइटेड नेशन के जो राजदूत हैं रॉबर्ट रे अपीयर्ड, रॉबर्ट डे महसूस हुए टू डबल डाउन, डबल डाउन करने का मतलब दोहराना, उसी चीज को दोहराया ऑन कैनेडियन एलिगेशंस। ऐसा लगा कि वो कनाडा के जो एलिगेशंस हैं जो वो पहले लगा चुके हैं उन्हीं को दोहराते हुए लगे। एज ही स्पोक, जब वो बोल रहे थे अबाउट द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, सीमा किसी चीज की। जैसे अगर कई बार हम बोलते हैं भाई बहुत हद तक ये चीज बारिश कैसी होती है उसके ऊपर निर्भर है, तो हम फिर कहते हैं अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि बहुत हद तक। तो जब वो उस हद की बात करते हैं टू विच, कि कहां तक डेमोक्रेसीज जो लोकतंत्र है आर अंडर थ्रेट, खतरे में है ड्यू टू फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि जो कनाडा के जो आपके रॉबर्ट रे हैं, जो कैनेडियन यूएन एम्बेसडर हैं, यानी कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में वो हद बताने की कोशिश की है कि कहाँ तक जो लोकतंत्र है वो रेन इंटरफेरेंस, जो फॉरेन इंटरफेरेंस है यानी कि विदेशी हस्तक्षेप के अंदर है। यानी कि उन्होंने चुपचाप ये कहने की कोशिश की है कि हमारे इंटरनल मामलों में इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि वो कनाडा का नागरिक बताते हैं निज्जर को कि इंडियन एजेंट्स ने उन्हें मारा है। तो ये जो गेम चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में, तो इन फैक्ट द स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्टेड, ये जो स्टेटमेंट था ये रिफ्लेक्ट करता था द इम्पास। इम्पास का मतलब होता है एक गतिरोध। ये जो वर्ड है इम्पास, इसका मतलब क्या होता है? एक गतिरोध, यानी कि दोनों के रिश्तों में एक गतिरोध आ गया है बिटवीन बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में। मोर देन 10 डेज, यानी कि इसे 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कब से? सिंस कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जब से कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो मेड हिज क्लेम, उन्होंने दावा किया था इन द कैनेडियन पार्लियामेंट में। तो जब से जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इंडिया ने इंटरफियर किया है हमारी इंटरनल मैटर्स में, तो उससे उसके बाद से 10 दिन हो चुके हैं जब से दोनों के रिश्ते रुके पड़े हैं, कि इम्पास पे पहुंच गए हैं। आफ्टर एक्सपेलिंग, एक्सपेल कहते हैं किसी को बाहर निकालना। आपने सुना भी होगा दोनों ने एक कुछ राजनयिकों को अपने यहाँ से निकाला था इसके बाद। तो आफ्टर एक्सपेलिंग सच अदर डिप्लोमेट्स, कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को निकालने के बाद इंडिया एंड कनाडा हैव कर्टेल्ड, इंडिया और कनाडा ने कर्टेल किया है। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस जहां भी होगा घटना होने के बाद बात करेंगे, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंडिया और कनाडा ने क्या किया? कर्टेल किया है, मतलब थोड़ी कटौती की है। किसमें? पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि लोगों, पीपल टू पीपल जो टाई है, यानी कि देशों के बीच में होता है। जैसे कनाडा की एम्बेसी यहाँ है, इंडिया की एम्बेसी कनाडा में है, तो ये एक वो होता है कि भाई कितने आदमी इधर से रहेंगे, कितने आदमी इधर से रहेंगे। तो दोनों ने क्या किया? उसमें कटौती की है। वाइल, जबकि इंडिया है सस्पेंडेड, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है किसको? अभी निलंबित कर दिया है वीजास को टू कैनेडियंस, कनाडा के लोगों को वीजा देना अभी रोका हुआ है। कनाडा हैज पुट ट्रेड टॉक्स ऑन होल्ड, और कनाडा ने क्या किया है? जो व्यापारिक वार्ता थी, जो ट्रेड टॉक्स थी, उसको होल्ड पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? दीज एक्शंस हैव बीन टेकन, ये एक्शन लिए गए हैं इवन बिफोर, कहीं से पहले, कनाडा हैज मेड एनी एविडेंस, इससे पहले कि कनाडा कोई एविडेंस देता, सबूत देता ऑफ इट्स एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया, इससे पहले कि वो इंडिया के खिलाफ अपने एविडेंस को क्या करता? पब्लिक करता। देखो, बिफोर कनाडा हैज मेड, जब कनाडा ने मेक किया है किसको? यहां से देखेंगे इंडिया के खिलाफ एलिगेशंस को पब्लिक, इससे पहले कि इंडिया के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं उनके किसी सबूत को कनाडा पब्लिक करता,
उससे पहले ये दोनों कदम उठाए जा चुके हैं। एक दूसरे के राजनीतिज्ञों को निकाला गया है और एक दूसरे के जो पीपल टू पीपल टाई है एम्बेसी में रहने की, उनको कर्टेल किया गया है। एंड न्यू दिल्ली हैज रेटरेटेड, रेटरेट का मतलब होता है दोहराना, बार-बार एक ही चीज़ को कहना, और नई दिल्ली ने दोहराया है कि दैट डिस्प्यूट, दैट डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। अभी अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, डेस्पाइट का मतलब बावजूद होता है, और कई जगह एग्जाम में एरर आती है, वो डेस्पाइट के बाद ऑफ लगा देते हैं, जो नहीं लगता, इन स्पाइट ऑफ के बाद लगता है। तो डेस्पाइट टू विजिट्स, दो विजिट्स के बावजूद, किसकी विजिट्स? बाय द कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए द निज्जर इशू, यानी कि निज्जर के इशू को डिस्कस करने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनकी मीटिंग के बावजूद भी नो कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई भी ठोस सबूत हैज बीन प्रोवाइडेड, नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो दिल्ली ने ये बात दोहराई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग के बावजूद भी कनाडा ने कोई सबूत मुहैया नहीं कराए हैं। नोर हैज कनाडा कंप्लीटेड, ना ही कनाडा ने कंप्लीट किया है इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच को, और बिगन एनी ट्रायल, नहीं कोई मुकदमा शुरू किया है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद देयर हैव बीन कॉल्स, कॉल्स भी रही आई हैं, कहां से? फ्रॉम कैनेडियन फाइव आइज, ये कनाडा और उसके साथ मिले हुए 5 कंट्रीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी शामिल है, फाइव आइज है। ये फाइव आइज का मतलब होता है कि वो जासूसी मुद्दों पे उनका टाई अप है, कि किसी के बारे में कोई भी ऐसी जो कुछ सूचनाएं मिलती हैं, तो पांचों कंट्री आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो 5 जो आंखें हैं, यानी कि फाइव आइज जो संघ है कनाडा के साथ, फाइव आइज जो एलाइज है, यानी कि जो उनका वो है, क्या बोलते हैं उसको, गठबंधन जो है, वहां से कॉल आई है। क्या कॉल आई है? कि दैट मस्ट, इंडिया मस्ट कोऑपरेट, कि इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। और ये जो फाइव आइज की तरफ से कॉल आई है, इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट करते हुए है, संकेत करते हुए, सम प्रेशर फ्रॉम कनाडा, कि कनाडा की तरफ से कुछ प्रेशर है, यानी कि अपने साथियों के साथ पर भी कनाडा ने प्रेशर डाला है कि वो इंडिया के इस मामले में मतलब कुछ इंटरफियर करे, साफ झलकता है। ओनली वे आउट, और इससे बाहर निकल का एकमात्र रास्ता फॉर कनाडा, कनाडा के लिए है, टू टेक द फर्स्ट स्टेप, कि वो पहला कदम उठाए इन प्रूविंग हिज एलिगेशन। तो कनाडा के लिए इससे बाहर आने का सबसे पहला मामला है कि वो सबूत दे, प्रूव करे उसका अपने एलिगेशंस को, विच, जो, इन द एब्सेंस ऑफ वेरिफिएबल एविडेंस, जो वेरिफिएबल एविडेंस के बिना, यानी कि जिनको वेरीफाई ही नहीं किया गया है, सीम्स, वो महसूस होते हैं, टू हैव बीन लेवर्ड, लेवल किए गए महसूस होते हैं, प्रीमेच्योरली, यानी कि परिपक्वता से पहले, यानी कि बिना किसी ठोस सबूत, बिना किसी ठोस जानकारी के ऐसे ही हवा हवाई लगाए हुए महसूस होते हैं। मिस्टर जयशंकर हैज मेड इट क्लियर, और मिस्टर जयशंकर ने क्लियर किया है दैट सच जुडिशियल इंटरस्टेट किलिंग, कि ऐसी जो जुडिशियल इंटरस्टेट किलिंग है, इंटरस्टेट का मतलब यानी कि एक कंट्री जाके दूसरे कंट्री में अगर किलिंग करा रहा है, आर नॉट द पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। हाउएवर, फिर भी इट इज हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास करना मुश्किल है, दैट द लीडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, कि दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं, उनका एक जो लीडर है, वुड मेक दीज क्लेम्स, वो ऐसा दावा करेगा, और विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी उचित कारण के। ये जयशंकर ने कहा है कि ये आश्चर्यजनक है। इफ एविडेंस इज शेयर, अगर एविडेंस शेयर किए जाते हैं, अगर वो हमें सबूत देते हैं, तो द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी फॉर न्यू दिल्ली, तो जो एक तर्क संगत कदम न्यू दिल्ली के लिए होगा, विच हैज डिनाइड, जिसने डिनाई किया, देखो ये एक्स्ट्रा बात जोड़ी है। अभी उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए अगला कदम होगा। वो कदम क्या होगा? अभी हम उसे रोक के रखते हैं, अभी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि नई दिल्ली के बाद कोमा लगा के बात शुरू की गई है। क्या? नई दिल्ली के बारे में पहले बताया है, विच हैज डिनाइड, जिसने इंकार किया है, द एलिगेशन, अपने ऊपर लगे आरोपों का, स्ट्रेन्युअसली, बहुत ही मेहनत से, यानी कि वो कहते हैं कि नई दिल्ली के लिए अगला कदम होगा। और नई दिल्ली कौन? जिसने अब तक बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कठोरता से एलिगेशंस को मना किया है। अब पढ़ते हैं क्या कदम होगा, देखो यहाँ से लिंक जुड़ता है, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कोऑपरेट, कि वो कोऑपरेट करे, ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर, नीडेड, जो जरूरी है, टू कंक्लूड द इंडियन इन्वेस्टिगेशन, एक जो कंक्लूड करे, मतलब एक कनाडा की इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण करने के लिए जितने भी सबूत की जरूरत है, इंडिया उसे दे। इंडियाज ग्रीवेंसेस, और इंडिया की जो दर्द है, इंडिया की जो ग्रीवेंस है, शिकायत है, इंडिया की शिकायत क्या है अगेंस्ट कनाडा? कनाडा के लिए वो क्या है? सॉफ्ट पेडलिंग है ऑफ द इश्यू ऑफ खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म,
खालिस्तानी उग्रवाद जो है उस पर जो सॉफ्ट पैडलिंग है, यानी कि उसे जो बहुत नरमी बरतते हैं उसके ऊपर, एंड प्रोवाइडिंग सेफ हेवन, और उन्हें सुरक्षित ठिकाने महसूस करता है मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी शिकायत है। और किसको उपलब्ध कराते हैं? फॉर वांटेड टेररिस्ट को, वो टेररिस्ट जो वांछित हैं, जिनकी तलाश है। एज वेल ऐसे एज कनाडा क्लेम्स द राइट वायोलेशन, जैसे कि कनाडा जो है क्लेम करता है अधिकारों के उल्लंघन का बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इस पंजाब, पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और साथ ही साथ क्या करता है, कनाडा दावा करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पंजाब में अधिकारों को उल्लंघन कर रही हैं। एंड इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन कनाडा, और कनाडा के इंटेलिजेंस ऑपरेशन की बात करता है, जासूसी संस्थाओं की कार्रवाई की बात करता है, डेट बैक टू द 1980s, 1980 के दशक में। यानी कि भारत की शिकायत यह है कि कनाडा इन सब कामों को करता है। वो अपनी नागरिकता देता है वांटेड टेररिस्ट को, सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराता है, पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अ, अधिकारों के उल्लंघन की बात करता है। एंड दीज वर द कोज, और ये वो सारे कारण थे ऑफ देयर हाई लेवल एंगेजमेंट बीइंग फ्रोजन, कि उनका जो हाई लेवल एंगेजमेंट था, यानी कि ऊंचे दर्जे की जो आपस में बातचीत या जो संबंध थे, बीइंग फ्रोजन, वो जमे हुए हैं, यानी कि और वो रुके पड़े हैं। ये सब वो कारण है फॉर डेकेड्स, दशकों से। हाउएवर, फिर भी नेवर बिफोर, इससे पहले कभी भी ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म टाइज, यानी कि व्यापार के, यात्रा के और जो टूरिज्म के जो संबंध है, बीन कट ऑफ किए गए हों सो क्विकली, इतनी जल्दी, एज इन दिस पास्ट वीक, जितने पिछले हफ्ते में किए गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जो है ना, नेवर बिफोर हैव, कभी भी, अब यहाँ पे देखेंगे नेवर बिफोर, पहले कभी नहीं, हैव के बाद क्या है यहाँ पे, ये हैव बीन कट डाउन, ये कि कट डाउन किए गए हों इतनी जल्दी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं, बिजनेस कम्युनिटीज जो हैं, जो व्यापारी वर्ग है, एंड डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है एक देश के लोग जो जगह जगह बिखरे हुए हैं, जो बाहर हैं, विदेशों में सेटल हैं। तो जो डायस्पोरा है, यानी कि जो प्रवासी हैं, फीलिंग द बर्nt, वो इस जलन को महसूस कर रहे हैं, यानी कि इस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में संबंध अटके पड़े हैं। तो व्यापारियों का काम, जो इधर से उधर लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारी में या मिलने जाते हैं लोग, या बिजनेस वाले हैं, स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इट इज होप्ड, ये उम्मीद की जाती है कि जो टू कंट्रीज हैं मूव, ये आगे बढ़ेंगे विद सम अर्जेंसी, थोड़ा सा अर्जेंसी को समझते हुए जल्दी से आगे बढ़ेंगे, टू अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब यहाँ किसी को गिरफ्तार नहीं करना है, रोकना है द फ्री फॉल, ये जो गिरता जा रहा है टाइस, यानी कि जो टाइस में जो फ्री फॉल आया है, जो संबंधों में गिरावट आई है, इसको रोकने के लिए वो क्या करेंगे, कुछ करेंगे। तो आज ये हमारा सारा का सारा मुद्दा था, जो एडिटर साहब ने चिंता उठाई है, चिंता वाजिब है, क्योंकि इंटरनेशनल संबंधों में फर्क आता है तो पूरे कंट्री को भुगतना पड़ता है। और आज के लिए इतना ही, कल नए एडिटोरियल के साथ मिलते हैं, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।